नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको ग्रेडियंट्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था। इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इसमें आपको 3 तरह के ग्रेडियंट्स बताए थे। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स होता है और तीसरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स होते हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स हमने बताया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके दोनों तरफ आउटसाइड और इनसाइड जो है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल या आयन उसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से जो डिफरेंस होता है उसी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इसी तरह से कोई आयंस हैं जैसे लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या क्लोराइड आयंस होते हैं, इनका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड और इनसाइड में डिफरेंट चार्ज डिफरेंस की वजह से जो ग्रेडियंट होता है उसको इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स कहते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बाहर आउटसाइड पर पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और इनर साइड में नेगेटिवली चार्ज होती हैं। फिर द combined influence of the concentration gradient and electrical gradients on the movement of the ion is known as electrochemical gradients। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। अगर आपको देखना है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। आज आपको मैं पढ़ाऊँगा ट्रांसपोर्ट ऑफ अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट में, हम जानते हैं बहुत सारे आपके सब्सटेंसेज होते हैं, वो सेल्स के अंदर और बाहर लगातार मूव करते रहते हैं। इसी मूवमेंट को ही हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब मूवमेंट। तो ये हमारे किसी भी कोशिका को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, जैसे हमारे बहुत सारे जो कोशिका को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन्स हो, वो सभी ज़रूरत होती है, तो वो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाना ज़रूरी होता है। और सेल्स जो होती हैं वो जो एनर्जी लेती हैं या उनमें जो भी केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसमें जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सेल के अंदर नहीं रह सकते हैं, उनको सेल के बाहर फेंकना ही पड़ेगा। तो अंदर से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाहर की तरफ। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स लगातार अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी कोशिकाएं ग्रहण करती रहती हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता रहता है। और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो कोशिका के अंदर बनते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन लगातार कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होता रहता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर हम कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मीन्स अगर कोई ऐसा प्रोसेस अगर ट्रांसपोर्टेशन में सेलुलर एनर्जी कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकता हो तो उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब जहाँ पर को सेल की एनर्जी की आवश्यकता होती है, जहाँ पर सेल जो है अपनी एनर्जी खुद लगाती है। तो इस तरह का एक्टिव प्रोसेसेस में जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से कहाँ की ओर होता है। अभी हमने आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बताया है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स बताया है। तो इसमें सब्सटेंसेस का मूवमेंट जो होता है अप हिल मूवमेंट होता है, यानी फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, या इसी को हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। यानी उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स के जब अगेंस्ट हमको किसी सब्सटेंस को मूव कराना होता है, जैसे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपकी कोई सब्सटेंस है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, लेकिन हमें इस सब्सटेंस को क्या है कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर, यानी इसके कंसंट्रेशन कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर ले जाना होता है। तो इसी को अप हिल मूवमेंट कहते हैं या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब हमें कंसंट्रेशन
कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर जाना होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें सेलुलर एनर्जी की आवश्यकता होगी ही। और यह सेलुलर एनर्जी जो होता है इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप जानते हैं एटीपी ही हमारे ऊर्जा के सिक्के कहे जाते हैं, करेंसी कही जाती है ऑफ एनर्जी। तो इसी एटीपी के फॉर्म में ये सेलुलर एनर्जी क्या करती है, इन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन उनके कम कंसंट्रेशन से उनके ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ करती है, मीन्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, या इसी को हम अपहिल मूवमेंट कहते हैं। अपहिल मतलब क्या, अपहिल मतलब पहाड़ पर चढ़ना, तो है ही कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन पर जाना, तो एक तरह से पहाड़ पे ही चढ़ने जैसा है। तो ये आपका एक्टिव प्रोसेस हो गया। दूसरा आपका होता है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। पैसिव नाम से पता चला, पैसिव मतलब इसमें सेलुलर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें नॉर्मल मूवमेंट होता है। नॉर्मल मतलब कि सब्सटेंसेस मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ये आपके सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ये मूवमेंट अपने आप ही होती है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें यही नेचर होता है, यही प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर नेचुरली मूव करता है विदाउट यूटिलाइजिंग द सेलुलर एनर्जी सेलुलर एनर्जी की नहीं ज़रूरत होती है, बल्कि इसमें कौन सी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस सब्सटेंस की अपनी खुद की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका प्रयोग करते हुए। हमने आपको बताया था, ग्रेडियंट से पढ़ा था कि इन सब्सटेंसेस में कोई भी सब्सटेंसेस होते हैं जब वाटर में आपके रहते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करके लगातार इनमें रैपिड मूवमेंट होती रहती है, जिसको मैंने बताया था ब्राउनियन मूवमेंट। वो ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से इनमें हमेशा टेंडेंसी बनी रहती है कि ये अपने हमेशा हाई कंसंट्रेशन से, उस मूवमेंट की वजह से हमेशा अपने लो कंसंट्रेशन की ओर भागते हैं, ठीक है। तो इसमें सेल की एनर्जी की या सेल के जो एटीपी है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आवश्यकता क्या होती है, बस सिर्फ जो सब्सटेंस है उसकी अपनी खुद की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो लगातार मूव करता है, तो वो मूव करेगा कहाँ से कहाँ, हमेशा डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, इसीलिए इसको हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंसेस मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन आर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट टू क्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग ओनली इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी, केवल अपना ही काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। देयर इज नो इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेल, सेल से इसमें कोई भी एटीपी या एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगला तरीका है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के आधार पर हम अगर डिवाइड करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अक्रॉस जो है आपका सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उसमें हम देखेंगे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट में हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, व्हेन द सब्सटेंसेस होते हैं मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूजिंग देयर ओन काइनेटिक एनर्जी, जब अपने खुद की काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका लिपिड बाइलेयर होता है और या फिर मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं आपके प्लाज्मा जो आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, तो चाहे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू चाहे लिपिड बाइलेयर जो लिपिड दो लेयर होती है उसके अक्रॉस मूवमेंट हो मटेरियल का, लेकिन क्या हो अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी के द्वारा, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो इस तरह का मूवमेंट ही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपके दो प्रोसेसेस होते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट में आते हैं। इसको हम आगे की क्लास में फर्दर सारे चीज़ें डिटेल में पढ़ाएंगे। आज केवल एक जनरल ओवरव्यू है ओवर द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अगला
मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। अगर हम जानते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी आपके अनेकों प्रकार की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं, हमने बताया था आपको जब मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बताया था। तो वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स क्या होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स पे बाइंड कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, और वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स उसको सेल के अंदर या सेल के बाहर छोड़ देती हैं। तो इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के द्वारा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जो है सब्सटेंसेस का मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसी को हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें हम दो इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, इन सभी को हम डिटेल में आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अभी एक जनरल ओवरव्यू देख लीजिए। तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट इन वेजाइकल्स। वेजाइकल्स क्या होती हैं? वेजाइकल्स आपके जो होते हैं कुछ नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही छोटा स्मॉल जो है फ्रेगमेंटेड टुकड़ा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ ना कुछ चाहे न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो उसमें बंद रहता है, एनक्लोज्ड रहता है। तो वो वेजाइकल्स छोटे छोटे आपके स्फेरिकल सैक लाइक बैग्स होते हैं, है ना। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं विद इन स्मॉल स्फेरिकल सैक्स, जिनको हम वेजाइकल्स कहते हैं, दैट बड ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनती है। ठीक है, अब ये वेजाइकल्स के थ्रू जब सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट या तो आपका सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ होगा, या फिर बाहर से सब्सटेंस का मूवमेंट वेजाइकल के द्वारा अंदर की तरफ होता है। तो अगर वेजाइकल्स में सब्सटेंस बंद होकर के बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो मतलब अंदर आना, साइटोन मतलब न्यूक्लियस आपका सेल के अंदर आना, एंडो मतलब अंदर। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि इसमें जो वेसाइकल्स होती हैं वो सिंपली क्या करती है, एंडोसाइटोसिस में आपके जो एग्जिस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से बनती है आपकी, जो है जैसे ये हमारी इस तरह से एक सेल के अंदर एक वेसाइकल बनती है, और इसमें आपका जो भी सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो फिर यहाँ से डिटैच हो जाती है। तो इस तरह से एंडोसाइटोसिस होता है। तो इसमें क्या होती है, जो एग्जिस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी का एक कोई टुकड़ा छोटा, ये एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच होकर के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम वेजाइकल कहते हैं, और ये सब्सटेंस बाहर से भीतर की ओर आ जाता है। तो यही आपका एंडोसाइटोसिस, और हम डिटेल में अभी आगे पढ़ाएंगे, आज बस थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन है। एक्सोसाइटोसिस में इसका उल्टा होता है। एक्सोसाइटोसिस में कोई वेस्ट प्रोडक्ट जैसे आपका सेल के बाहर जाता है, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जैसे ये कोशिका है और वेजाइकल के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये धीमे धीमे आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पर इससे जुड़ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और फिर यहाँ से ये टूट जाती है और ये मटेरियल को बाहर रिलीज कर देती है। तो ये सिंपली क्या है, यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो वेजाइकल की मेम्ब्रेन होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, वो क्या होती है, सिंपली मर्ज कर जाती है इस हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इससे मर्ज कर जाती है और सब्सटेंस जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर कर देते हो। तो दिस इज द एक्सोसाइटोसिस। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया वेजाइकल्स के थ्रू, जिसमें ये वेजाइकल्स आपके सब्सटेंसेस को कैरी करते हैं, चाहे एंडोसाइटोसिस हो चाहे एक्सोसाइटोसिस। ये एक आपको आज मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे की क्लास में मैं एक एक करके आपको ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट मीन्स आपका डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस अच्छे से समझाऊंगा। फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में समझाऊंगा, और ट्रांसपोर्ट इन वेजाइकल्स में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ये बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए मेरे साथ मेरी क्लास। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताइए,
और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।